धन्यवाद। सर्वप्रथम तो आभार व्यक्त करता हूँ कि कोरोना वैश्विक महामारी के काल में भी आपने इतना धैर्य से शक्ति का प्रदर्शन किया कि आप एक अभी बता रहे थे, क्या नाम दे रहे थे, भौतिक और डिजिटल, फिजिकल, जिसको एक नया नाम दिया। तो फिजिकल वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं। कल कहेंगे तो वेबिनार नहीं थे, वेबिनार। अस्तु, मैं विषय पर आता हूँ। विषय से पूर्व आप सभी का हार्दिक आभार। सभी श्रोताओं का अभिनंदन और विशेष आभार मैं व्यक्त करता हूँ सम्मानित CSI का, जो कि DAV शिक्षण संस्थाओं के साथ जुड़े हुए। और जब भी कहीं DAV के किसी भी कार्यक्रम का अवसर प्राप्त होता है तो आपका आशीर्वाद दर्शन अवश्य हमें मिलते हैं। आपका आभार मेरा आप ऊपर आ जाए तो अच्छा रहेगा। विषय कोरोना वैक्सीनेशन, वैश्विक परिप्रेक्ष्य। मैं कोरोना से प्रारंभ करूं तो कोरोना के बारे में सुनते सुनते सभी एक वर्ष, जो भी कहूंगा सभी को लगेगा शायद वो दोहराया जाए, लेकिन कोरोना की वैक्सीनेशन ये एक नया विषय। वैक्सीनेशन किसे कहते हैं? व्हाट इज द वैक्सीन इन जनरल? वैक्सीनेशन कहते हैं जब भी किसी दवा को, मैं दवा शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, ड्रग, when a drug is introduced in human body which induces the human body to create the antibodies to fight with that antigen। जब हम बाहर से मनुष्य के शरीर में किसी भी ऐसी दवा को देते हैं जिसके कारण मनुष्य के शरीर में उस बीमारी से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है, उसे उस बीमारी की वैक्सीन कहा जाता है। That drug is called the vaccine of that particular disease. Number 2, कोरोना। कोरोना एक नई और एक वैश्विक महामारी जिसको होने के बाद का भी कोई इलाज नहीं। अभी तक कोई भी दवा ऐसी ना तो आई ना बनी वैश्विक स्तर पर जिससे हम ये कह सके कि इस दवा के प्रयोग से, उपयोग से इस कोरोना नामक बीमारी का इलाज किया जा सकता हो। तो ये कह सकते हैं कि लाइलाज बीमारी कोरोना। ठीक है, तो आप कहेंगे कि एक साल से फिर हम कर क्या रहे हैं, जो इतने पेशेंट ठीक हो रहे हैं। और भारत में मैं कुछ साथ साथ पॉजिटिव भी बताता जाऊंगा। अगर हम रिकवरी रेट की बात करते हैं तो रिकवरी रेट, इंडिया की रिकवरी रेट फ्रॉम द कोरोना इफेक्टेड पेशेंट्स that is cured using different drugs. आप कहेंगे कि if we are using different drugs and curing corona, then why not we are claiming that these drugs are, ये दवाइयां प्रयोग होती है कोरोना के इलाज के लिए? लेकिन ऐसा नहीं कह सकते। कारण क्योंकि कोरोना के क्योर में, क्योर एग्जैक्ट वर्ड नहीं करेंगे हम प्रयोग, क्योंकि कोरोना द्वारा उत्पन्न होने वाले विभिन्न रोगों, जो भी उसके अंदर सांस की बीमारी हो जाए, खांसी हो जाए, गला खराब हो जाए, स्वाद का चला जाना हो जाए, वगैरह वगैरह, सभी के सिम्टोमेटिक क्यूर के लिए प्रयोग होने वाली दवाइयां, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन हो गई, पैरासीटामोल हो गई, विटामिन सी उसको प्रिवेंट करने के लिए हो गई, विटामिन डी हो गई, वगैरह वगैरह,
या आयुर्वेदिक की तरफ आते हैं तो कोरोनिल हो गई है, गिलोय घनवटी हो गई, या हम होम्योपैथिक की तरफ जाते हैं तो आर्सेनिक एल्बम हो गई, वगैरह वगैरह। वो सभी की सभी दवाइयां कोरोना के क्योर के लिए है, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं। ट्रीटमेंट के लिए इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उन दवाइयों के प्रयोग से कोरोना वायरस को मारने में हम सक्षम हुए हो, ऐसा नहीं। फिर क्या है, कोरोना वायरस के कारण पैदा होने वाले दुष्प्रभावों को मानवीय शरीर पर कम करने के उद्देश्य से जिन दवाओं का प्रयोग किया जाता रहा, उनके कारण मेरे देश की रिकवरी रेट विश्व की रिकवरी रेट से कहीं अधिक, लगभग 97 से 98% है। और हरियाणा तो उसमें भी ऊपर के 4 या 5 राज्यों में आता है जहां की रिकवरी रेट कुछ अधिक। अब आप कहेंगे कि ठीक है, जब रिकवरी हो रही है 1 या 2% लोगों को ही फैटेलिटी हो रही है, डेथ हो रही है या समस्याएं आ रही हैं, तो इसके लिए फिर ये वैक्सीनेशन क्या है? पहले तो मैंने जब वैक्सीनेशन की डेफिनेशन बताई तो एक प्रयोग किया, वैक्सीन इज अ ड्रग। वैक्सीन एक दवा है। अब आप कहेंगे कि दवा है तो क्या वैक्सीन किसी कोरोना से ग्रस्त, जो कोरोना इफेक्टेड पेशेंट है, उसको दी जानी है या किसी स्वस्थ व्यक्ति को दी जानी है? फिर दूसरा प्रश्न आपके मन में यह भी आएगा कि यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति को दी जानी है तो वो दवा कैसी होगी? भाई, दवा खाने का एक स्वस्थ व्यक्ति को क्या उद्देश्य हो सकता है? ऐसा मन में विचार आता है। तो इसके लिए मैं स्पष्ट करूं कि ड्रग ड्रग जब हम कहते हैं तो कोई भी एक इमारत खड़ी होती है, जैसे छत है तो छत भी 4 पिलर्स पर खड़ी है। हमारा जो डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, वो भी 4 पिलर्स पर खड़ा है। पर मैं नहीं जाऊंगा, चर्चा विषांतर हो जाएगा। मैं दवा पर आता हूं। किसी भी डिजीज या डिसऑर्डर के पहला प्रिवेंशन, मिटिगेशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ये 4 खंबे बता दी। प्रिवेंशन, मिटिगेशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, इन 4 के में प्रयोग आने वाली कोई भी सब्सटेंस वो दवा की श्रेणी में। अब वैक्सीन की श्रेणी में आएगी। वैक्सीन इज टू बी गिवन टू ए हेल्थी ह्यूमन बीइंग, नंबर 1, for the prevention of corona disease, then the vaccine is COVID vaccine, maybe called Covishield or Covax, वो ट्रेड नेम है उसके। कोरोना की वैक्सीन प्रयोग हम स्वस्थ व्यक्ति पर करते हैं ताकि स्वस्थ व्यक्ति को भविष्य में कोरोना के होने से बचाया जा सके। और कैसे बचाया जा सके वो मैं पहले भी थोड़ा सा बतलाया, अब थोड़ा सा विस्तार में बताऊं। जब हम कोरोना की या किसी भी कोई भी वैक्सीन देते हैं तो हमारा शरीर बाहर से आने वाले किसी भी आक्रांता, यहाँ आप बीमारी के विषाणुओं को आक्रांता समझेंगे, जैसे कोई टेररिस्ट पाकिस्तान से या चाइना से हमारे देश के अंदर घुस रहा है, तो हमारे देश की जो फौजें हैं, सेनाएं हैं, वो मेरे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज हैं। तो मेरे शरीर के अंदर की एंटीबॉडीज बाहर से आने वाले एंटीजन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो, बने, उनका निर्माण हो, ताकि बाहर से आने वाले आक्रांता को कोई दुष्प्रभाव दिखाए उससे पहले ही उसे रोक सके। ऐसा करेंगे ना? तो जब भी कोई किसी को कोरोना भी हुआ, शुरू में प्रारंभ में जब कोरोना होता था तो पहले 2-3 महीने के बाद हमने एक प्रयोग प्रारंभ किया था। किसी को कोरोना हुआ, कोरोना होकर के वो स्वस्थ हो गया, उसके 15-20 दिनों के बाद हम उसका प्लाज्मा लेकर के, उसको हम प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं, और उस विशेष रूप से लिए गए प्लाज्मा को हम बोलते थे कन्वोल्यूशन प्लाज्मा।
ठीक है। कन्वॉल्यूशन प्लाज्मा वो प्लाज्मा था जो कि किसी भी कोरोना से ग्रस्त होकर बीमार हुए व्यक्ति के ठीक होने के उपरांत उसके शरीर में जो एंटीबॉडीज डेवलप हुए, रोग प्रतिरोधक क्षमता आई, उसके शरीर से उस रोग प्रतिरोधक क्षमता की एंटीबॉडीज को प्लाज्मा के साथ लेते हुए किसी अन्य व्यक्ति को जो कि कोरोना के रोग से ग्रस्त हुआ हो उसे दी जाए, ताकि उसके शरीर में वह इम्यून सिस्टम जिसको कि हम बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, एक व्यक्ति दूसरे को दे रहा है, दे करके उसके जीवन को बचाया जा सके। तो यहाँ मैं वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में भी बताऊंगा, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में भी बताऊंगा, क्योंकि ये भी एक तरह की एक वैक्सीनेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग लगभग वही वैक्सीन थी जिसका हम प्रयोग कर रहे थे उस समय। उस समय अपने हरियाणा के अंदर कन्वल्यूशन प्लाज्मा का कोई ऐसा सेंटर नहीं, पूरे देश में ही नहीं था, क्योंकि आवश्यकता ही बहुत कम पड़ती थी, बहुत कम थे कन्वल्यूशन प्लाज्मा के। तो नहीं थे, प्लाज्मा के थे, अच्छे ब्लड बैंक में थे, ब्लड सेंटर जिन्हें हम बोलते हैं, लेकिन कन्वल्यूशन प्लाज्मा के नहीं। बहुत तेजी के साथ काम करते। पहले तो कन्वल्यूशन प्लाज्मा किसे कहा जाए, उसके अंदर कितनी एंटीबॉडीज हो तब वो प्रयोग हो सके, एक। दूसरा, मरीज से कितने दिनों के बाद लिया जाए, दो। तीसरा, किस प्रकार से उन मरीजों को प्रोत्साहित किया जाए कि वो अपने शरीर का वो कन्वल्यूशन प्लाज्मा देने के लिए तैयार हो सके, तीन। चौथा, उस कन्वल्यूशन प्लाज्मा को, उस ब्लड ग्रुप के कन्वल्यूशन प्लाज्मा को लेकर के उस मरीज को जिसके लिए आवश्यकता है दिया जा सके, और किस स्टेज पर दिया जाना है, इस चार के बारे में सरकार ने बहुत तेजी के साथ नियम बनाए। काम बाद में होता है, पहले उस काम को किस प्रकार से किया जाना है उसके नियम बनते हैं। जैसे आरएजी है तो पढ़ाई तो तब प्रारंभ होती है, पहले पाठ्यक्रम बनता है, उस पाठ्यक्रम को टीचर तैयार करते हैं तभी वो पढ़ाते हैं। यहाँ जहां बैठे यहाँ भी यही होता है। ठीक इसी प्रकार सरकार ने जब ये तय कर लिया कि कन्वल्यूशन प्लाज्मा के अंदर कितने एंटीबॉडीज होंगे तब प्रयोग होगा, कब लिया जाएगा, कितने दिन के बाद लिया जाएगा, किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, और किस प्रकार से उसकी टेस्टिंग होगी और किस प्रकार से उसकी लाइसेंसिंग होगी, ये बहुत तेजी के साथ करना पड़ा। अगर इसी में भी एबीसीडी लगा के चटकाना भटकाना लटकाना चटकाना आप तो समझते हो, तो फिर तो वो सरकारी सिस्टम के जंगल में गुम हो जाता। बहुत तेजी के साथ इसको करते हुए कन्वल्यूशन प्लाज्मा का उस वक्त प्रयोग करके बहुत सी जानें बचाई गई, इसीलिए ये रिकवरी रेट इतना है। नहीं, मैं थोड़ा वैक्सीन की तरफ बढ़ रहा हूँ तो एक दो चीजें और इम्यूनिटी की भी बतला दूं। उस समय चूंकि वैक्सीन नहीं थी तो हमें ये भी रहता था कि आयुर्वेदा वाले बहुत कहते हैं कि हमारे पास तो ऐसी बहुत सी दवाएं हैं जो कि पुराने ऋषि मुनियों की दी हुई, जिसको हम वेदों में भी कहते हैं, यज्ञ की पद्धति में भी इस्तेमाल करते हैं, जब औषधि सामग्री का प्रयोग करते हैं तो उससे हम जब इनहेल करते हैं, जब हम शुद्ध वायु के अंदर जिसके अंदर औषधियां आ जाती हैं यज्ञ के उपरांत, तो उसका प्रयोग करते हैं तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ऐसा हम मानते हैं और ऐसा सिद्ध भी है। वो लेते हैं ना इनहेलर, इनहेलर के अंदर तो साल्ब्यूटामोल वगैरह रहता है, अस्थमा होता है तो इनहेलर ले लिया। मैं कहता हूँ इनहेलर लेते हैं, जब इनहेल करके हम उस दवा को अंदर ले रहे हैं तो यज्ञ में जब हमने औषधि युक्त सामग्री डाली वो जली और कई गुणा होकर के जब पूरे वायुमंडल में व्याप्त हो गई, और वहां पर वायुमंडल में शुद्ध वायु में जब श्वास श्वास ले रहे हैं तो क्या उससे प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ेगी? क्या बढ़ेगी ना। तो इसको भी आगे बढ़ा करके जब हम आयुर्वेदिक औषधियों की तरफ आते हैं तो आयुष विभाग ने काढ़ा निकाला, ठीक है, गिलोय घनबट्टी आदि आदि चीजें निकाली, वो घर घर जाकर के बांटी गई, और जो कंटेनमेंट जोन्स होते थे जहां एक पेशेंट आया उसके मोहल्ले के अंदर ये दवाइयां बांट करके जाते थे सभी लोगों को, आपने देखा। तो क्या ये सभी चीजें रिकवरी रेट में आगे काम नहीं आएगी? आई ना। आयुर्वेदिक छोड़िए, होम्योपैथी पर आ जाएंगे, जिसको कई लोग कहते हैं कि तो दवा पद्धति ही नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने कहा कि नहीं, ये भी स्थापित एक दवा पद्धति है, तो इसमें भी जो दवाइयां प्रयोग होती हैं उसका भी प्रयोग किया जाए, क्यों ना किया जाए। बैठे पीयूष जी भी होम्योपैथी के अच्छे जानकार हैं, इनकी वाइफ तो बहुत अच्छी आयुष की स्पेशलिस्ट भी है, शिल्पा जैन, डॉक्टर शिल्पा जैन, मैं ठीक नाम याद रख रहा हूँ।
तो हम कुल मिलाकर के इस तरह से भी हमने इम्यूनिटी बढ़ाई। अब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जब हमने देखा कि अभी अपने को स्वस्थ व्यक्ति को बचाने के लिए इसके अलावा और भी कुछ करना है, तो पूरा विश्व एकजुट होकर के वैक्सीनेशन की तलाश में लग गया, जुट। अब वैक्सीन बनानी है, अब मैं विषय को और ज्यादा आगे स्थापित कर, सिर्फ वैक्सीन की तरफ मोड़ देता। वैक्सीन बनानी, वैक्सीन किस रोग के लिए प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने के लिए बननी है, तो सबसे पहले उस रोग के विषाणु को अलग होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि एनकॉव क्या है, न्यू कोरोना वायरस क्या है, उसको हम आइसोलेट करेंगे तभी करेंगे। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में जो 2 वैक्सीन है अभी जो अप्रूव हुई, भारत सरकार ने अप्रूव की, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूव की डीसीजीआई, एक तो कोविशील्ड और एक कोवैक्स। मैं दोनों का परिप्रेक्ष्य ले लेता हूँ, फिर वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इनकी क्या महत्व है उसकी बात कर लेता हूँ। कोविशील्ड के लिए जो कोरोना वायरस को आइसोलेट करने का काम था वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उस कोरोना वायरस के आइसोलेटेड वायरस से किस प्रकार से वैक्सीन बन सकती है, वो एस्ट्राजेनिका नाम की एक कंपनी। लेकिन आपको एक बात बता दूं, अपना देश, हमें पता होना चाहिए हमारे देश के ऊपर हमें गर्व भी, हमें मालूम रहना, अपना देश दुनिया की फार्मेसी कहलाता है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? थोड़ा सा फिर पीछे चलता हूँ एक बार, वैक्सीन को यही छोड़ता हूँ, यही ध्यान रखना कि जब शुरू में डॉक्टर ट्रंप ने, अब तो क्या राष्ट्रपति ट्रंप थे उस वक्त, तो डॉक्टर भी बने, उन्होंने वैक्सीन प्रिस्क्राइब कर दिया, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, तो पूरी दुनिया में उसकी डिमांड आ गई। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पता चली कि पूरी दुनिया में कहीं है कि केवल हिंदुस्तान में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पूरी दुनिया को सप्लाई, वो पिछला मार्च 2020, मार्च अप्रैल 2020 के अंदर पूरी दुनिया को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इस बीमारी के उपचार के लिए यदि कुछ प्रयोग हो सकती है या लाभदायक हो सकती है, ऐसा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा कुछ वैज्ञानिकों के कहने के बाद पूरी दुनिया में यदि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सप्लाई की गई, तो वह केवल हमारे राष्ट्र द्वारा की गई, भारत द्वारा की, और बड़े खुले हाथों से, वो कहते हैं ना दान देना तो खुले हाथों से, 2 हाथों से कमा 1000 हाथों से दान, हिम्मत है आप तो सुनाते, ठीक है। तो इस ढंग से दिया। यहाँ ही उस समय कोरोना की क्या और क्या प्रिकॉशंस, क्या सावधानियां थी, मास्क बनते ही नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद 1-1.5 महीने के बाद ना देश इस स्थिति में था कि पूरे विश्व को मास्क सप्लाई करने की स्थिति में हम आ चुके हैं। मास्क, हाथ को साफ रखने के लिए साबुन या सैनिटाइजर, अपने देश के अंदर सैनिटाइजर बनाने की फैक्ट्रियां नहीं थी, लेकिन धन्य फार्मा इंडस्ट्री और धन्य भारत सरकार जिन्होंने की कुछ ऐसे नीतिगत निर्णय लिए। वो नीतिगत निर्णय में से एक निर्णय बताता हूं आपको, बड़ी हैरानी हो, लॉकडाउन लगा, लोग कहने लगे कि अब तो शराब की फैक्ट्रियां बंद, भारत सरकार ने कहा नहीं बंद नहीं, ये शराब ही बनाते रहे, अब शराब बनाएंगे लेकिन शराब को थोड़ा सा परिवर्तित कर देंगे। क्यों गौरव जी? उस शराब की फैक्ट्रियों में सैनिटाइजर्स बनाने की सुविधा प्रदान की गई, और अपने देश के अंदर जो सैनिटाइजर बना वो फिर से इतनी अधिक मात्रा में बन पाया कि ना केवल मेरे देश के लिए पूरा हुआ, अपितु हम बाहर देने में भी सक्षम होंगे। क्या ऐसा कोई नीतिगत क्रांतिकारी निर्णय, ऐसा आप सोच भी सकते थे पहले कि शराब की फैक्ट्री के अंदर सैनिटाइजर बनेंगे? आप सोच भी नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार से जब वैक्सीनेशन की बात आती है, तो वैक्सीनेशन के निर्माण के लिए मैंने वो बताया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसको वायरस को आइसोलेट किया, एस्ट्राजेनिका ने इससे किस प्रकार से वैक्सीन बननी है ये स्थापित किया,
लेकिन इनको अल्टीमेटली मेड इन इंडिया में आना पड़ा, क्योंकि मेरे देश की वैक्सीन बनाने की क्षमता पूरे विश्व में सबसे अधिक है। मैं जिम्मेवार पद पर बैठा हूं, जिम्मेवारी के साथ इस बात को कह रहा हूं। यदि भारत आज इस स्थिति में वैक्सीन बना करके ना दे, तो डेवलप्ड कंट्रीज को भी छोड़ दो, अंडर डेवलप्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में तो ये वैक्सीन पहुंच ही नहीं सकती। उनको भी वैक्सीन बनवाने के लिए कहां आना पड़ा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के अंदर आना पड़ा और उनके साथ एक समझौता करना पड़ा कि आप हमारे लिए वैक्सीन। लेकिन एक बात बताओ, यहां आपको लगेगा कि निर्णय जब होते हैं ना, कितने क्रांतिकारी होते हैं और उनका कितना दूरगामी परिणाम होता है और कितना वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उसका इफेक्ट होता है। 18 मई 2020 तारीख याद, 18 मई 2020 जब एस्ट्राजेनेका ने, ऑक्सफोर्ड ने और यूके की गवर्नमेंट ने जब भारत सरकार से बात की, तो कुछ नियम आड़े आते हैं। दवा जिसको अभी बनाने की अनुमति नहीं है और जिसके अभी सेफ्टी एफिकेसी के ऊपर पूरी तरह से, गुणवत्ता के ऊपर पूरी तरह से भी स्थापित नहीं हुई है, जांच भी नहीं हुई है, क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे, तो उसको बनाने की अनुमति कैसे प्रदान की जाए? 18 मई 2020 को भारत सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए ये विशेष अनुमति इस कंडीशन के साथ दी कि यदि इस वैक्सीन को बनाने की अनुमति बाद में जो भी उन्होंने डाटा देना है सेफ्टी एफिकेसी का देने के बाद हो जाती है, तो ये पाइल्ड अप स्टॉक जो बन जाएगा उसको हम उपयोग में ले सकेंगे। इसको कहते हैं पर्सपेक्टिव, इसको कहते हैं आगे की सोच, इसे कहते हैं दूरदृष्टि, दूरगामी प्रभाव को पहले से आकलन करना और देखना। क्या किसी और राष्ट्र में ऐसा हुआ? क्या किसी और राष्ट्र में ऐसा हुआ? तो उत्तर आता है कि नहीं। मैं तो कहूंगा कि यदि कोई वैक्सीन, हो सकता है कि कुछ वैक्सीन 5-10 दिन 15 दिन पहले हमारे से यूएस एफडीए ने अप्रूव की है, एक आध, और एस्ट्राजेनेका की ये वाली वैक्सीन 3 दिन पहले यूके ने अप्रूव। लेकिन वो सभी वैक्सीन उठा लें, फाइजर की या मॉडर्ना की, वैक्सीन आई थी इससे पहले, दो ही आई थी। इनकी स्टोरेज कंडीशन क्या है? इसको किस तापमान पर सुरक्षित रखा जा सकता है? मॉडर्ना या फाइजर वाली वैक्सीन को -60, -70, -30 से नीचे तो खराब हो जाती। तो क्या गरीब देशों में या पूरे विश्व में ऐसी कोल्ड चेन मेंटेनेंस है क्या कि रहे भी, बने भी, रहे भी, पहुंचे भी और लगे भी और -70 डिग्री पर? संभव था क्या? नहीं ना। तो मैं एक बात बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि वैश्विक स्तर पर सही मायनों में उपयोग हो सकने वाली यदि कोई वैक्सीन थी है, तो वह भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड या कोवैक्स। कोविशील्ड की मैं बात कर चुका, कोवैक्स की कर लूं। कोवैक्स वो तो मेड इन इंडिया है। आप थोड़ा सा अंतर से देखेंगे मेड एंड मेक में। मेड इन इंडिया है, कोवैक्स मेक इन इंडिया। कैसे? कोवैक्स के लिए जो वायरस आइसोलेशन किया वो किया एनआईवी पुणे, इंडियन, ठीक है। उस वायरस को आइसोलेट करके उसको वैक्सीन में कैसे प्रयोग किया जाना है वो किया आईसीएमआर के ऊपर। देखते होंगे आपको लगता होगा कैसा साइंटिस्ट ऐसे ही लगते हैं देखने में, अजीब सी। तो मैं ये मतलब कि एनआईवी पुणे ने आइसोलेट किया, आईसीएमआर ने उसको बनाया और भारत बायोटेक के साथ करार हुआ और भारत बायोटेक ने कोवैक्स बनाया। तो पूरी तरह से मेक इन इंडिया है, ठीक है कि नहीं? अब ये दो प्रकार की वैक्सीन, बाकी की वैक्सीन तो -30 -70 के ऊपर है। ये अपनी दोनों वैक्सीन किस टेम्परेचर पर है? 2 to 8 डिग्री, 2 से 8 डिग्री का तापमान।
और 2 से 8 डिग्री के तापमान पर रखी जाने वाली, बनने वाली, सुरक्षित रहने वाली वैक्सीन का उपयोग मेरे देश में इसलिए अत्यंत सरल था क्योंकि मेरे देश में एक और ड्राइव चलती है जिसे हम कहते हैं पोलियो। पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं, आप तो रहते हैं इन्वॉल्व, की तरफ से भारत विकास परिषद की तरफ से भी चलती है और भी अलग अलग संस्थाएं उसमें योगदान देती हैं, आर्य समाज के बाहर भी, आर्य समाजों में भी चलता है। तो वो जो पोलियो ड्रॉप्स है वो भी 2 to 8 डिग्री है। तो सेम कोल्ड चेन मेंटेनेंस विच गोज डाउन टू दी इन आवर कंट्री, मेरे देश में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली वो कोल्ड चेन मेंटेनेंस जिसके माध्यम से मैं अपने देश के सभी छोटे नवजात बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने में सक्षम होता हूं, उसी का प्रयोग करते हुए कोविड वैक्सीनेशन को मेरे देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाने का निर्णय भारत सरकार ने लिया और इसके लिए एक ऐप बनाई जिसे कहते हैं कोविन ऐप। कोविन ऐप ऐसा भी नहीं कि पता चले कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई डाटा ही नहीं, बाकायदा फोटो खींचती है, बाकायदा आपका आधार नंबर इनरोल होता है, बाकायदा उसके अंदर आपके पास मैसेज आता है कि आपने फला जगह पर इतने बजे पहुंच करके ये वैक्सीन लगवानी है ताकि वहां पर कोई भीड़ भड़का भी ना हो और ऐसा पता चले कोविड वैक्सीनेशन तो लगवाने गए लेकिन वहां भीड़ इतनी हो गई, वहीं कोरोना फैल गया, कोरोना आउटब्रेक हो गया। और फिर बड़ा सोच समझ करके वैज्ञानिकों से बात करने के बाद सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को देने का निर्णय हुआ। ठीक है, हेल्थ केयर वर्कर्स को देने के बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स को 2 दिन पहले प्रारंभ हुआ। हेल्थ केयर वर्कर के अंदर कौन आया? डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस, क्लास 4 जो कि हॉस्पिटल्स में काम करते हैं वगैरह वगैरह। फ्रंटलाइन वर्कर्स में कौन आया? फोर्सेस, पुलिस, एनएसएस वगैरह जो भी आते हैं। इनके बाद किसको आने वाला है? 50+। इसके बाद किसका आने वाला है? कोमॉर्बिड, जिन्हें और भी बीमारियां हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो वगैरह वगैरह। और उसके बाद जनरल पब्लिक। और फिर इसको कंपल्सरी नहीं किया गया, इसको कंपल्सरी नहीं रखा गया। उसके बावजूद मैं एक बात बतला दूं कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित इन दोनों भारतीय वैक्सीन पर मेरे राष्ट्र के नागरिकों ने जहां जहां भी राज्यों की सरकारों ने इसे थोड़ा सा मोटिवेट किया, पूरा विश्वास जताया। वैक्सीन ऐसी नहीं बन गई। मैं थोड़ा सा फिर एक बार पीछे जाता हूं, बीच में थोड़ा जाना चाहिए, बैकड्रॉप में भी जाना चाहिए। वैक्सीन बनाने के लिए सबसे पहले पाथवे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मुझे यहाँ से जमुनानगर जाना रहता है, कभी कभी वहां बुला लेते हैं, इस बात के प्रधान है प्रेम जी, तो बुलाते हैं, प्रेम रखते हैं। मैं जब भी जाता हूँ तो वहाँ पाथवे है ना, नया हाईवे बन गया, तो वो पाथवे बना, उस हाईवे पर चलते हैं, पहुंच जाते हैं। ठीक इसी प्रकार राष्ट्र में किसी भी चीज के निर्माण के लिए पहले पाथवे होना चाहिए। वो पाथवे क्या होता है? वो पाथवे होता है रेगुलेटरी पाथवे, वो पाथवे होता है कानून, वो पाथवे होता है वो तरीका जिसको प्रयोग करते हुए कोई भी दवा कंपनी या कोई भी भारतीय संस्थान उस दवा का निर्माण करेगा, उसके लिए कानून किस प्रकार से रहेंगे। तब तक तो कोरोना भी नहीं आया था जब ये पाथवे बना। ये होता है दूरदर्शी, ये होती है दूरदृष्टि। न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 आए थे, 1 जनवरी 2019 को वो इन्फोर्स हुए थे। तब तक तो कोरोना का स्वप्न भी नहीं था। और मैं आपके सामने बैठा हूं, पीयूष बैठे हैं, गौरव जी बैठे हैं, दोनों जान। मुझे भारत सरकार ने एक विशेष दल के साथ 4 लोग थे हम लोग, अमेरिका भेजा, यूएसए। क्लिनिकल ट्रायल रूल्स, न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स की मार्केटिंग कर रही। अब आप कहेंगे कानून की भी मार्केटिंग होती है क्या? जी हाँ, कानून की भी मार्केटिंग होती है।
उस समय भारत सरकार ने जब ये कानून बनाया, उससे पहले तो इतना वो ये भूलभुलैया थी कि उस भूलभुलैया में से कोई निकलना चाहे तो वो फंस करके रह जाता था। जैसा आज तो आज तक पर एक ऐड आती है तो बजट वाली, ऐसी भूलभुलैया सी थी। बिल्कुल क्लियर पाथवे बना दिया, ट्रांसपेरेंट, क्लीन एंड क्लियर पाथवे फॉर अप्रूवल एंड मेकिंग ऑफ द न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स 2019। और हमने अमेरिका के अंदर जब जाकर के बात की, यूएस एफडीए के साथ हमने एमओयू साइन किया, वहां के यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के साथ एक एमओयू साइन किया जो बाद में काम आए। उस समय हमारे देश द्वारा बनाए गए रेगुलेशंस को इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिला, जिसके कारण आज जब हमारे देश ने इन वैक्सीन को अप्रूव किया तो उसको विश्व वैश्विक समुदाय ने हाथों हाथ लिया और बिना अपने किसी अलग से दोबारा अप्रूवल करवाए या दोबारा क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करवाए हमारे सिस्टम के ऊपर विश्वास रखते हुए जिन अलग अलग देशों ने स्वीकार किया और अपने देश के नागरिकों के लिए प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। क्या ये वैश्विक समुदाय में अपने देश की गुणवत्ता की पहचान नहीं है? और उसकी भूमिका कब पड़ी, कि नींव कब पड़ी? 2019 में जब कोरोना था ही, 18 मई 2020 का वो फैसला कि ठीक है अगर पास हो जाएगी तो इसको प्रयोग कर सकते हैं, बनाने की अनुमति दे दी जाए। क्या ये दूरदर्शी फैसला नहीं था? अगर नहीं होता अभी तो अनुमति होती, अब कहते बनानी शुरू करो, वो कहते ठीक है जी नवंबर दिसंबर तक तो बनेगी, फिर अगले साल बनेगी। तो हम कहां जाते? हम पिछड़ जाते और हमें लेनी पड़ती वो वैक्सीन जो -30 to -70 डिग्री पर चलती है और उसके लिए कीमत अदा करनी पड़ती। जहां आज हम चाहे हम मुफ्त देते पड़ोसियों को, पाकिस्तान छोड़ मांगी ना, ठीक है, चाइना की वैक्सीन मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी सभी देशों को हमने दी, पड़ोसियों को भी, और जिसने खरीदने के लिए ऑर्डर दिया उसको भी दे रहे हैं। अगर ये परिस्थिति ना होती तो क्या हम खुद याचक की तरह कटोरा लेकर के वैक्सीन मांगने ना निकलते ना? आज हम जो देने की स्थिति में है, अगर ये परिस्थितियां सरकार क्रिएट ना करती, सरकार इतना कार्य ना करती तो आज हम याचक की स्थिति में होते। ठीक है कि नहीं? बात तय है कि नहीं? अब आगे बात इसकी, आप कहेंगे कि ये बात तो किताबी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर दो, प्रैक्टिकल बात बतला देते हैं। प्रैक्टिकल क्या है? मैंने कहा कि ठीक है वैक्सीन आई, हमको अक्सर शेयर करते हैं गोरों के साथ, तो मेरे मन में ये विचार था वैक्सीन क्या हमारे तो क्लिनिकल ट्रायल स्टेज पर ही लगवा दी, मैं वो सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन जब वैक्सीन आई तो मन में एक ही विचार आया कि लोगों के अंदर विश्वास तब होगा जब मैं इसको अपने ऊपर प्रयोग करूं। अरे जी हम जब हम परिभाषा देते हैं ना तो एक बड़ी सरल परिभाषा, हमें जीवन में वही व्यवहार दूसरों के साथ करना चाहिए जो उस स्थिति विशेष में हम अपने लिए दूसरों से अपेक्षित करें। ऐसा ही हम करते हैं। मेरे मन में ये विचार बहुत जोर से घुला, जाकर चिट्ठी भी लिखेगा, जाकर के कहेगा भी, मेरे मन में खुद प्रयोग नहीं भी तो इस अधिकार के साथ कैसे? रेगुलेटरी सिस्टम पर फेट हो तो सबसे पहले मुझे हो ना। मैंने निर्णय लिया कि पहले चंद लोगों में जिनको ये वैक्सीन लगनी है उसमें मेरा नाम लूं। मैंने विशेष निवेदन करके ये वैक्सीन लगवा। अब आपके सामने बैठो, बोलने में कोई कमी नहीं लगेगी, माइक भी नहीं है, ठीक है? तो मैं एक बात कह सकता हूं कि मैं यदि एक रेगुलेटर होते हुए अपने देश में बनी दवा की गुणवत्ता पर विश्वास रखता हूं तो मुझे सर्वप्रथम अपने देश में बनी दवा का ही प्रयोग करने की क्षमता मेरे अंदर, इच्छा मेरे अंदर
होनी चाहिए। और इसीलिए उस कोरोना वैक्सीन को मैंने स्वयं लिया और लेने के बाद जो भी चीज आई मैं बड़ा स्पष्ट बतला दूंगा। सुबह लगभग 22 तारीख 12 बजे के करीब के बाद लगातार ऑफिस था, फ्राइडे था, मैंने फ्राइडे लेने का पर्पस भी यही था कि सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी, अगर कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत भी होगी तो सैटरडे संडे छुट्टी रहने वाले मैं विश्राम कर पाऊँ, आराम से रह। 12 बजे लेने के बाद 2-3 मीटिंग की लगातार शाम को 6-7 बजे तक मुझे पता ही नहीं चला कि कुछ समस्या, पता ही नहीं चला। बैठे आए गए सब पूछते थे कि आज बैठे थे यहाँ कैसा बैठा हूँ आपके बीच में बात कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। घर आने के बाद भोजन वगैरह लिया तो लगभग 10 बजे थोड़ी ठंड लगी, दिन भी था ठंड भी, बॉडी एक्स रहेंगे हल्के आ सकते हैं कुछ लोगों को। क्यों आते हैं उसका कारण वैक्सीन अंदर गया एंटीजन, उसके बाद क्या होता है उससे एंटीबॉडीज निर्माण प्रारंभ होता है। जैसे ही वो एंटीबॉडीज निर्माण प्रारंभ होता है तो शरीर में जो रिएक्शन होता है उसके कारण थोड़ा सा फीवर भी आ सकता है, थोड़ा बॉडी एक भी हो सकता है या हेडेक हो सकता है। इससे अधिक कुछ नहीं होगा। आपने एक पैरास्टामोल की गोली ले लेनी है, डोलो या क्रोसिन या जो भी जिस भी मर्जी ब्रांड की आप लेंगे तो उससे वो ठीक हो जाएगा। उसके अलावा आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। 1 या 2 रहेगा दिन तक, उसका बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और किसी भी प्रकार की कोई भी वैक्सीन, बीसीजी लेते थे तब भी 1 दिन का बुखार आता था, बच्चों को देते हैं तो अब भी हम क्रोसिन पैरास्टामोल का सिरप लेकर के जाते हैं, बच्चे को पैरास्टामोल का सिरप साथ पिला देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि खुद लेने के बाद मैंने ये पाया कि अपने देश में बनी ये भारतीय कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से इफेक्टिव एंड सेफ है, जो कि मेरे शरीर में जो मैंने बताया कि अगर हल्का बुखार या शरीर में दर्द है तो ये सिद्ध होता है कि मेरे शरीर में एंटीबॉडीज बनने प्रारंभ हो गए, ताकि यदि आगे कोई कोरोना वैक्सीन आती है, कोरोना आता है तो उससे लड़ने में वो सक्षम है। लेकिन एक बात ये डबल डोज में है, वो इसलिए रखी गई है डबल डोज के अंदर कि पहली बारी में अधिक डोज दे करके ऐसा ना हो कि कोई रिएक्शन ज्यादा हो जाए और आप शोर मच जाए कि इसमें तो ये हो गया जी और इतना बुखार हो गया 103 हो गया 103 हो गया जी। इसीलिए इसको 2 डोज में रखा गया, एक लगेगी दूसरी 21 से 28 दिन के बाद दोबारा लगेगी, फिर उसके 15 दिन बाद आप पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन के बावजूद सावधानी में ही बचाव है। गाड़ी चलाते हैं एक तो एक्सीलेटर रहता है, एक ब्रेक भी रहती है, साथ में स्टीयरिंग रहता है। मुझे विश्वास है कि मैं स्टीयरिंग बड़ा अच्छे से संभालता हूँ, तो मुझे उसके बावजूद एक ध्यान रखना है कि हर मोड़ के ऊपर ब्रेक भी लगना। तो ये जो मास्क है, ये जो सैनिटाइजेशन है, ये जो थोड़ी सी बचाव है, ये सावधानी है, ये यही समझिए कि आपके जो शरीर का जो गाड़ी है उसके अंदर एक ब्रेक है, उस ब्रेक का प्रयोग ताकि आप गाड़ी ठीक से चला पाओ। ठीक है, ये कुल मिलाकर के भारतीय वैक्सीन का मैंने बताया और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी ये बताया कि अभी ठीक है कि हम ना क्या होता है, अरे ये भारी समस्या है, अमन करते हैं शहर में 25-30 हमको रोजाना होते हैं घरों में की चर्चा नहीं होती, लेकिन अगर किसी चौक के ऊपर कोई मिर्च जला दे ना तो उसकी पूरे शहर में चर्चा रहती है कि मिर्च जलाई और ऐसे ऐसे लोगों को खांसी हो गई, बुखार हो गया। बुरी बातें बहुत तेजी के साथ फैलती हैं और अच्छी बातों का प्रचार प्रसार हम नहीं करते हैं। किसी ने एक मर्डर कर दिया, हर सिटी न्यूज है, भास्कर में आएगा तो पंचकुला भास्कर या चंडीगढ़ भास्कर या कोई भी एक अखबार रहेगा, उसके सिटी न्यूज के अंदर मुख्य खबर छपेगी। वहीं एक नजदीकी ब्लड डोनेशन कैंप लगा जिसके अंदर 60 लोगों ने रक्तदान किया, उसकी खबर कह करके लगवानी पड़ेगी, वो भी छोटी सी कहीं और संस्था ने डीएवी संस्थान में लगाया रक्तदान शिविर जिसमें 50 लोगों ने रक्तदान, किसी खबर तो 50 लोगों ने जो रक्तदान दिया वो कोई खबर नहीं बनती है, और एक व्यक्ति जो आपस की दुश्मनी में रक्त बहा करके चला गया वो एक बहुत बड़ी खबर बनती है। हम भी पता नहीं क्यों अपने देश के अंदर
जो नकारात्मक समाचार है उसी के बारे में सारा दिन चर्चा करते हैं, सारा दिन बात करते हैं। मैं उस समाचार की बात नहीं करूंगा, वैसे तो परिवार में बैठे कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा आज। लेकिन ये इतनी बड़ी एक वैश्विक स्तर पर मेरे देश की पहचान बन रही है, प्रतिष्ठा बन रही है, और मेरा देश एक विश्व गुरु के रूप में उभर रहा है, उसकी हम कोई चर्चा ही नहीं करते। आज 50 लाख से अधिक लोग हेल्थ केयर वर्कर खासतौर पर लगवा चुके हैं कोरोना वैक्सीन, और अब फ्रंटलाइन वर्कर शुरू हो गए। अभी मैं हरियाणा का भी पूरा डाटा मेरे पास है, मैं अलग अलग सुनाऊंगा, अलग अलग जिले का, तो पूरा आ जाएगा। एक 1,31,900 कुछ लोग मेरे अपने हरियाणा प्रदेश के अंदर। अब सोमवार का कल का भी तय हो रहा है, टारगेट छोटे छोटे तय कर दिए जाते हैं सरकार द्वारा, किस दिन 30,000, एक दिन 50,000, तो स्टेप बाय स्टेप उठाने का भी प्रोग्राम चल रहा है। तो कुल मिलाकर के अपने को अपने देश में बने इंडिया मीडिया उत्पादों पर और वैक्सीन पर पूरा भरोसा रखते हुए, निष्ठा व्यक्त करते हुए, विश्वास व्यक्त करते हुए कि सेफ एंड एफिकेशियस है, इनका प्रयोग करना चाहिए। और इस वैश्विक महामारी से जो हमारी एक पड़ोसी ने फैला दी, वो फैलाने में नंबर 1 रहा, हम उससे बचाने में नंबर 1 रहेंगे। एक कहानी याद में आती है, वो जो कबूतर गिरा था, उसके बाद ये एक लाइन आई थी कि बचाने वाला मारने वाले से हमेशा अधिक शक्तिशाली। ऐसा आपने सुना होगा, कहानी भी सुनी होगी और अक्सर कई बार सुनाई भी गई होगी। पक्षी गिरता है, वो उसको उठा करके राजकुमार उसकी सेवा करता है, और उसको जिसने मारा है वो आकर के मानता है कि मैंने गिराया, मेरा शिकार है, मुझे मेरा शिकार होगा, लेकिन इसका बचाने वाला मैं हूँ, मैं इसको बचाऊंगा। दोनों में युद्ध होता है, बचाने वाला जीतता है। निश्चित रूप से मेरा ये पड़ोसी जो फैलाने में मैं उसको, विश्व को उससे बचाने में सक्षम हो रहा हूँ, तो मैं उससे अधिक ऐसा हम मान करके चले। तो ये कोरोना वैक्सीन के बारे में जो बात मेरे मन में थी, याद करके मैंने कही। एक अंतिम बात कह करके वाणी को विश्राम देता हूँ, फिर आप प्रश्न पूछे। अरे आप बैठे बातें बहुत आ रही, वो ये जीवन में व्यक्ति के कष्ट आते हैं। मैं एक बात कहता हूँ कि ईश्वर तो सुख स्वरूप, तस्मै देवाय हविषा विधे, ऐसे बोलते हैं। क से सुख स्वरूप, क से एकस्मै, एक ही सुख स्वरूप यदि कोई है तो ईश्वर है। फिर भी कष्ट आते हैं, लोग से पूछते हैं, हमारे सुख स्वरूप ईश्वर, हमारे सच्चे मित्र इंद्र से सरकार, फिर मुझ पर कष्ट क्यों? तो ध्यान में आता है जब इसका विश्लेषण करते हैं, जैसे आज का विश्लेषण करते हैं, तो ध्यान आता है कि ईश्वर सुख स्वरूप एक ही सुख स्वरूप भी है, और वही एक ही हमारे सच्चे मित्र भी हैं। लेकिन वह कष्ट दे करके मेरी उन कष्टों से लड़ने के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को विकसित कर रहे होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे ईश्वर कष्ट दे करके वैक्सीन देता है, उसी प्रकार से ये छोटी वैक्सीन लगा करके मैं भी कोरोना के प्रति अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा पाऊं, ऐसा मेरे मन में विचार रहना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ कहने को तो बहुत कुछ है, रहेंगे, आप सुनते रहेंगे।